हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। इससे पहले हमने 2010 का और 2021 का टीजीटी का पेपर सॉल्व कर लिया था। आज 2019 का टीजीटी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि इधर नेटवर्क का इशू चल रहा था, इसलिए क्लास शॉर्ट टाइम आ रहा था, बट आज और कल नेटवर्क अच्छा था। देखते हैं आज अच्छा है या नहीं है। तो आज ये वीडियो थोड़ा क्या होता है ना, किसी एग्ज़ाम का पेपर हम डालते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं वीडियो, इसलिए टाइम लगता है और फिर अपलोड भी करने में दिक्कत आती है। फिर भी आज नेटवर्क लगता है अच्छा है तो आपके लिए नेक्स्ट टीजीटी 2019 का पेपर दिया जा रहा है। आप सब मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर लास्ट में अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो वीडियो होते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वैसे मैं अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही लाती हूँ, चाहे वो 12th एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हो या फिर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, बट पूछे गए हैं। कई वीडियो मैं ऐसे लाई हूँ जहाँ एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम का नाम भी मेंशन किया हुआ रहता है, तो आप उन सारे वीडियो को जाके देखिए। मैं ज़्यादातर आप सबके लिए अभी तक ऑब्जेक्टिव वीडियो ही लाई हूँ, क्योंकि थ्योरी को पढ़ाने के लिए मुझे लगता है बोर्ड सही रहता है। तो थ्योरी भी एक आध मैंने डाला है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके चैनल पे देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको हमारे सारे ही वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे एंड हमारे सारे वीडियो भी मिल जाएंगे, तो वहाँ आपके लिए ईजी होगा, या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो 2010 और 2021 का पेपर ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि टीजीटी वालों का फॉर्म निकल चुका है, वो भर चुके हैं, और लैब असिस्टेंट वालों के लिए मैंने बहुत से पेपर ऑलरेडी डाल दिया है, और ये पेपर भी उनके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं कि हम जो भी एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं, ये आप सबके लिए हेल्पफुल है। जो भी होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ये आप देख सकते हैं यूपी टीजीटी 2019 का पेपर है और होम साइंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आप होम साइंस के साथ अगर कोई और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट से वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस सब्जेक्ट का वीडियो या फिर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर डालूँगी। तो आती हैं मैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर। ऐसे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा आप लोग सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एनर्जी के साथ वीडियो बनाती रहूं। तो हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, सत्य है या असत्य है, संबंधित नहीं है या फिर विवादित है। तो सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। ये सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। 1 मिनट। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये बात असत्य है। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता, ऑप्शन बी सही होगा। जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता। जन्म से 2 माह तक शिशु वातावरण के केवल तीव्र उत्तेजनाओं के प्रति ही प्रतिक्रिया करता है। लगभग 3 माह के आयु के बालक का इन्हीं वातावरणीय प्रक्रियाओं से सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। बाद में परिवार, साथी समूह तथा विद्यालय के प्रभाव से सामाजिक विकास होता है। तो जन्म के समय सामाजिक व्यवहार जन्म के समय बालक का स्टार्ट नहीं होता है, ऑप्शन बी सही होगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईर्ष्या एक डैश भावना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको बहुत बार कराया जा चुका है। तो ईर्ष्या एक नकारात्मक, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है जन्मजात अतिरिक्त सकारात्मक या फिर नकारात्मक। तो ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है, ऑप्शन डी सही होगा। ईर्ष्या के मूल से
अप्रशंसता होती है और इसकी उत्पत्ति क्रोध से होती है, जिससे बालक आक्रामक व्यवहार करने लगता है, अतः यह एक नकारात्मक भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश, क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऑप्शन बी है उष्मायन, ऑप्शन सी है शोथ एंड ऑप्शन डी है पेचिश। तो क्या बोलते हैं, डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। सूक्ष्म जीवों से दूषित होने पे भोजन रोगजन्य हो जाते हैं। भोजन में स्टेफाइलोकाई विषाक्तता तथा डिब्बाबंद खाद्य सामग्री में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्तता से व्यक्ति वमन तथा अतिसार से ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, म्यूकरस। क्वेश्चन नंबर 4 है कि म्यूकरस एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के समान दूषक होते हैं। तो डैश और डैश के समान दूषक होते हैं, तो पहला है शुअर और गाय का मांस, दूसरा है फीता कृमि और बलय कृमि, तीसरा है जीवाणु और विषाणु एंड चौथा है डबल रोटी और अनाज। तो म्यूकरस एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डबल रोटी और अनाज। म्यूकरस एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक हैं। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा में घाव उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब गीली अवस्था में होता है। तो ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन सी है 30% एंड ऑप्शन डी है 40%। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आयोग ने आंसर माना है 30%, बट हम बुक में पढ़ते हैं 40%, मतलब कि 40%। तो ऊन जब गीली अवस्था में होता है तब वह अपनी लगभग 30% मजबूती खो देता है, अतः ऊनी वस्त्रों की धुलाई करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका हम टिक लगा लें, ऑप्शन सी 30% आयोग ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। तो कौन से रेशे हैं जो बाल के जलने की बदबू देते हैं? फ्लेक्स, प्रोटीन, नायलॉन, रेयॉन। तो कौन से प्रोटीन बाल के जलने की जैसे बदबू देते हैं? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों होगा, अब ये देख लेते हैं। प्रोटीन रेशे जलने पे बाल के जलने जैसे बदबू देते हैं, जैसे कि ऊनी रेशा प्रोटीन युक्त होने के कारण बाल के जलने जैसा बदबू देता है, क्योंकि इनमें सल्फर की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड डैश के रूप में जाना जाता है। तो धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड डैश के रूप में जाना जाता है। हैक, पाउंड, नंबर 1 या फिर काउंट 2 किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 7 का आंसर होगा ए, हैक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश सिस्टम में कपास के धागे की लंबाई की इकाई 840 गज की लच्छी है, जिसे हैक के रूप में जाना जाता है। इसी तरह के गणनांक में वजन के पाउंड में हैक 840 गज की संख्या होती है, अर्थात 1 पाउंड कपास की रुई में लगभग 840 गज धागे बनते हैं, जिसे एक हैक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। सूत से बुना प्लेन रेशा है। तो सूत से बुना प्लेन रेशा क्या है? शिफॉन है, क्रिप है, कैलिको है, जॉर्जेट है। तो शिफॉन से बुना प्लेन रेशा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी,
कैलिको, शिफॉन से बुना, सूत से बुना प्लेन रेशा कैलिको को बोलते हैं। कैलिको वस्त्र मुख्यतः दक्षिण पश्चिम भारत के कालीकट नामक स्थान पर बनाया जाता है। यह खुरदरा तथा मोटी सूती वस्त्र होता है जो बिना ब्लीच किए हुए तथा पूरी तरह से परिसज्जित नहीं किया हुआ सूती वस्त्र होता है तथा सादी बुनाई में बुना हुआ होता है। सादी बुनाई में बुना हुआ होता है। तो कैलिको, सूत से बुना प्लेन रेशा कैलिको को बोलते हैं और इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया कि यह वस्त्र दक्षिण पश्चिम भारत के कालीकट नामक स्थान पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संदर्भित भोजन। तो संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डैश अभिसूचक कहलाता है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है वनस्पति, ऑप्शन सी है दुग्ध एंड ऑप्शन डी है ग्लाइसेमिक। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 9 का आंसर होगा डी। 9 का आंसर होगा डी, ग्लाइसेमिक। रक्त शर्करा के स्तर पर कार्बोहाइड्रेट के प्रभाव की एक भाव ग्लाइसेमिक सूचकांक कहलाता है जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेजी से टूटते हैं और रक्त धारा में ग्लूकोज को तेजी से छोड़ते हैं। उनमें उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक होता है जो कार्बोहाइड्रेट रक्त धारा में धीरे धीरे ग्लूकोज छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे टूटते हैं। उनमें निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डैश के उत्तरजीवों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर मतलब कि केयर की स्थापना की गई। तो यहाँ पे साफ साफ पूछ रहा है कि केयर की स्थापना कब की गई है। तो अब केयर की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए है पहला विश्व युद्ध, ऑप्शन बी है शीत युद्ध, ऑप्शन सी है दूसरा विश्व युद्ध एंड ऑप्शन डी है कारगिल युद्ध। तो केयर की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध। केयर एक गैर सरकारी तथा गैर सांप्रदायिक संस्था है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पीड़ित यूरोपीय लोगों की सहायता हेतु अमेरिकी दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए स्थापित की गई। भारत में भी इस संस्था ने 1950 में सहायता कार्य किया तथा 1961 में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना प्रारंभ की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश चरण में सूत कटाई के लिए तैयार होता है। ऑप्शन ए है कॉर्डिंग, ऑप्शन बी है वॉलिंग, ऑप्शन सी है स्लीविंग, ऑप्शन डी है कॉम्बिंग। तो किस चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वरिंग के स्टेज में सूत कताई के लिए तैयार होता है। सिल्वरिंग अर्थात पूनी बनाना, पूनी मतलब चुटिया बनाना। सिल्वरिंग की प्रक्रिया द्वारा छोटी छोटी 1 इंच व्यास की पूनियाँ बनाई जाती है और इनसे ही आगे कताई का काम होता है। सूती वस्त्र निर्माण के चरण हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले होती है कपास की खेती। अक्सर ये भी लाइन में लगाने को पूछ देता है। सबसे पहले हम करेंगे कपास की खेती करेंगे। सबसे पहले कपास की खेती करते हैं, फिर गिनिंग और फिर गिनिंग के बाद गिनिंग और वॉलिंग करते हैं, फिर ओपनिंग और फिर ब्लेंडिंग करते हैं, फिर उसके बाद कार्डिंग एंड नेक्स्ट डबलिंग करते हैं, उसके बाद कॉम्बलिंग, उसके बाद सिल्वरिंग, नेक्स्ट कटाई और कटाई के बाद बुनाई और बुनाई के बाद परिसज्जा होती है। ये थे उसके स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इंटरलॉक हो जाने की उन्हीं रेशो को की विशेषता डैश कहलाती है। तो इंटरलॉक हो जाने की उन्हीं रेशो की विशेषता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है फेल्टिंग, ऑप्शन बी है संरचना, ऑप्शन सी है सिकुड़न एंड ऑप्शन डी है कैरेटीन। 1 मिनट। लगता है यहाँ बहुत तेज बारिश आने वाली है अभी। हाँ, तो हम कहाँ थे? इंटरलॉक हो जाने की उन्हीं रेशियो की विशेषता क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे कि मैंने ऑप्शन पढ़ के गई थी। तो इसका ऑप्शन होगा ए फेल्टिंग। इंटरलॉक हो जाने की उन्हीं रेशा को फेल्टिंग बोलते हैं। फेल्टिंग विधि में नन्हे मतलब छोटे उन्हीं रेशे को ताप और दाब के द्वारा जमा दिया जाता है। इसमें उन्हीं रेशे के शल्क आपस में सटकर इंटरलॉक मतलब बंध जाते हैं, इसे ही फेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ढाका का मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। पहला है जामदानी, दूसरा है चंदेरी, तीसरा है वलूचर एंड चौथा है बुटिया। तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश नाम से जाने जाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए होगा जामदानी। ढाका के मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ जामदानी नाम से जाने जाते हैं। ढाका की साड़ियों में सोने चांदी के तारों से नमूने काढ़े जाते हैं। सोने चांदी के तारों के नमूने काढ़े जाते हैं, इन्हीं कारण इसे जामदानी कहा जाता है। इनमें चंपा चमेली के फूल काढ़े जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जामदानी में किसके फूल काढ़े जाते हैं? तो चंपा चमेली के फूल काढ़े जाते हैं। बूटेदार साड़ी में पूरे साड़ी पर बूटे बने रहते हैं। ये जामदानी की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है? दिल्ली, बम्बई, गोवा या फिर लखनऊ। तो कौन से चिकनकारी का उद्भव केंद्र है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा, खासकर यूपी वालों के लिए। तो डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है, ऑप्शन डी लखनऊ होगा। ऑप्शन डी लखनऊ होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर लखनऊ चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। प्रारंभ में श्वेत मलमल के वस्त्र पर रेशम से कढ़ाई की जाती थी। अब इसमें हल्के रंगों का प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें 3 प्रकार के कढ़ाई के टाकों का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है कि चिकनकारी में कितने प्रकार के टाकों का प्रयोग किया जाता है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन से? तो चपटा, गांठों वाला एवं जालीदार टाकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा संबंधित नहीं है एवं चौथा विवादित है। तो क्या होगा इसका आंसर? बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डैश नाम बर्ताव एवं आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सभी का रट्टा मारा हुआ है। पहला ऑप्शन है कार्यसूची, दूसरा है जिद एंड तीसरा गति एंड चौथा है आदत। जैसे कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कॉफ़ी बनाना क्या है, तो हम आदतन में डालते हैं, ठीक वही है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश नाम या बर्ताव जिसको अगर हम दोहरा देते हैं तो किससे स्वचालित होता है? तो आदत से स्वचालित होता है। गैरेट ने आदत को परिभाषित करते हुए कहा है कि
आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार में स्वचालित हो जाता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये किन के थ्रू है, तो आप बोल सकते हैं गैरेट के थ्रू। गैरेट का नाम लिख देती हूँ आप। गैरेट ने ये कहा था कि अगर किसी काम को हम दोहरा देते हैं तो वो स्वचालित हो जाता है, मतलब कि आदतन में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुर्दा 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो डैश कहलाती है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है अम्ल एंड ऑप्शन डी है औषधियाँ। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक गुर्दा 1,00,000 कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो डैश कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन ए है नयन, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है हृदय एंड ऑप्शन डी है गुर्दा। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रभावित कर सकती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, गुर्दा सही होगा। जब वृक्क या गुर्दा द्वारा प्राकृतिक रूप से रक्त में उपस्थित विषैले पदार्थ, अतिरिक्त जल तथा अन्य हानिकारक पदार्थ उत्सर्जित नहीं किया जाता है अथवा वृक्क किन्हीं रोग आदि के कारण ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तब डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा गुर्दे अथवा वृक्क के प्राकृतिक कार्य को हस्तांतरित करके कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेबीज को डैश भी कहते हैं। पहला है रेबीज को डैश भी कहते हैं, अतिव है, जल है, वायु है या फिर संवृत्ति है। तो रेबीज को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, रेबीज को जलभय कहते हैं। रेबीज को जलभय कहते हैं। रेबीज कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी को कहते हैं। इसमें व्यक्ति कुत्ते के काटने के कुछ दिनों पश्चात पानी से अतिशय डरने लगता है, जिसे रेबीज नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो प्रथम, आरंभिक, तृतीय या फिर अंतिम। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डैश ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। गर्भावस्था के 9 महीनों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय ट्राइमेस्टर कहते हैं। यह 3-3 माह का समय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। तो पहला है NIN मतलब कि निन, दूसरा है ICMR, तीसरा है ICDS एंड चौथा है WHO। तो इनमें से कौन सा सही होगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ICDS। ICDS आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक है। ICDS 1 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य देखभाल व पूरक पोषण आहार प्रदान करने वाले विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना केयर की स्थापना 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को यह बताया जाए जो वो नहीं जानते। जैसा कि कल के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इसमें से बहुत से क्वेश्चन दे रखे थे। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह की वे नहीं करते हैं। ये किसने कहा था? तो ये आप सबको याद है कल मैंने किसका नाम लिया था? तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो बजट सत्र, मस्तिष्क मंथन, सेमिनार या फिर सम्मेलन। तो क्या है? ये भी क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में दे रखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क मंथन। मस्तिष्क मंथन एक प्रकार की छोटी समूह चर्चा है जिसमें किसी शीर्षक या बिंदु पर बिना किसी बंधन या सीमा के मुक्त रूप से चिंतन की प्रक्रिया होती है तथा विभिन्न क्षेत्रों में चिंतन एवं चर्चा करके किसी समस्या का समाधान अथवा निष्कर्ष को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। डैश एक सैंड पेपर के फ्लैनेट फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है। तो ऑप्शन ए है चॉकबोर्ड, ऑप्शन बी है फ्लैनल ग्राफ एंड ऑप्शन सी है फोटोग्राफ एंड ऑप्शन डी है चित्रकला। तो डैश एक सैंड पेपर के फ्लैनेट फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है। ऑप्शन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लैनल ग्राफ, ऑप्शन बी होगा सही। फ्लैनल ग्राफ प्रशांत शिक्षण का एक दृश्य माध्यम है जिसमें फ्लैनल के कपड़ों पर सैंड पेपर चिपकाकर चित्र आदि का प्रदर्शन किया जाता है। इसके द्वारा छोटी छोटी कहानियों की आकृति बनाकर भी प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी का आंसर होगा बी, फ्लैनल ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे समूह के नाम प्रतिक्रियाएं होती हैं डैश समूह के नाम से जाना जाता है। तो क्या है 25 नंबर का आंसर? ऑप्शन ए है अनौपचारिक, ऑप्शन बी है औपचारिक, ऑप्शन सी है स्थानीय एंड ऑप्शन डी है संरचनात्मक। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा बी, औपचारिक। जहां सदस्यता रोल रहता है, कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, वो औपचारिक में आती है। ऑप्शन बी सही होगा। बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी आपको दे रखा है। आई होप कि आप सब ने वो वीडियो देखा होगा और टेलीग्राम पे जाकर प्रैक्टिस भी किया होगा। तो बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप डैश हैं, कमजोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, स्थूलकाय हैं। यहाँ बहुत ही तेज बारिश हो रही है, लगता है कि आज ये पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें इसे पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हम कहाँ थे? बड़ी आकृति के डिजाइन से बचे यदि आप स्थूलकाय हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्थूलकाय का व्यक्ति मोटा व भारी होता है, अतः उसे बड़ी आकृति के डिजाइन युक्त वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अन्यथा वो और अधिक मोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिजैवी डैश भी कहलाती है। तो विषैला प्रतिजैवी डैश भी कहलाती है। तो पहला है विषैला, दूसरा है वसा, तीसरा है इम्यूनोग्लोनिस एंड चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा? तो प्रतिजैवी का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
इम्यूनोग्लोबिन एक प्रकार के एंटीबॉडी या प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो प्रतिजैविक पूछे या फिर एंटीबॉडीज पूछे, इन दोनों का मतलब आप समझ लीजिएगा। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे, फिर बाहें, अंत में सिर आना, यह स्थिति है। ऑप्शन ए है ब्रिज जन्म, ऑप्शन बी है उपकरण जन्म, ऑप्शन सी है प्राकृतिक जन्म एंड ऑप्शन डी है तुरंत जन्म। तो भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे, फिर बाहें, फिर सिर का आना, ये ब्रिज जन्म का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। प्राकृतिक जन्म में शिशु का सिर सर्वप्रथम बाहर आता है तथा अंत में पैर, परंतु नितंब, फिर टांगे और बाहें, अंत में सिर का आना उल्टा जन्म या फिर ब्रिज जन्म कहलाता है। ब्रिज जन्म के जगह कभी उल्टा जन्म करके भी क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन ए है आधारभूत उपापचय, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है जूल एंड ऑप्शन डी है कैलोरीमेट्री। तो क्या होगा, विरामावस्था के शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है, और क्या होगा 29 का आंसर। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए आधारभूत उपापचय। किसी व्यक्ति के उस समय की ऊर्जा उपापचय को बेसल मेटाबॉलिक या फिर आधार उपापचय कहते हैं, जब वह शरीर व मानसिक रूप से विश्राम की अवस्था में हो। तो यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक भी करके पूछ सकता है और आधारभूत उपापचय, आप दोनों को ध्यान में रखेंगे। उसके शरीर का तापक्रम साधारण हो, भोजन के शोषण के स्थिति में हो, अर्थात उसे भोजन ग्रहण किए हुए 12 घंटे बीत गए हों। ऊर्जा की आवश्यकता आधारभूत उपापचय से प्रभावित होती है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे करके ख़त्म कर देंगे, लाइट चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हम पार्ट बाय पार्ट करके देख लेंगे और फिर जब ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं एक ही बार क्विक रिवीजन टाइप स्पीडली बिना रुके और बिना ये एक्सप्लेन किए आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी आंसर बोल दूँगी। लेकिन आप सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको कुछ और भी जानने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है कि स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्देश्य करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। सत्य है, असत्य है, विवादित है या संबंधित नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका है और देखिए ये सारे एग्ज़ाम में भी आए हैं। मुझे नहीं पता था ये एग्ज़ाम में आए हैं, बट मुझे वो सारे क्वेश्चन अच्छे लगे इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में डाला था। तो सत्य है, असत्य है, विवादित है या फिर संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सत्य है। स्थूल खाद्य अथवा रेशे युक्त भोजन पदार्थ जैसे कि कच्चे फल तथा सब्जियां, सलाद आदि बड़ी आंत को गति प्रदान करते हैं, जबकि इनका शरीर में पाचन नहीं होता है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।